हेलो एवरीवन, माय नेम इज मधुसूदन शर्मा और मैं लेकर के आया हूँ यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज। इस सीरीज में हम हर रोज किसी एक टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस पिछले 13 साल में यूपीएससी ने पूछे हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा हम कुछ कॉमन प्रोविजन में क्या ट्रेंड है जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उसको भी नोटिस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बट उससे पहले मैं बता दूं कि पूरे सीरीज का शेड्यूल हमारा टेलीग्राम चैनल पे जारी हो चुका है और उसी शेड्यूल को हम फॉलो करते हुए डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोग उस शेड्यूल के हिसाब से रिवीजन कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहे होंगे। Also, based on the request of various students, I have decided कि हर रोज क्या जो पीपीटी है, जो डिस्कशन वीडियो में मैं पीपीटी यूज करता हूं, उसको भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। गो टू द टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड देम। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द गवर्नर और ये पहला स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स गवर्नर के अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस नहीं किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट अपने आप में सही है। गवर्नर को और प्रेसिडेंट को, यह आर्टिकल 361 में जो मिसलेनियस चैप्टर है, लास्ट में आर्टिकल 360 इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसके बाद 361 वाले इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। तो क्या प्रोटेक्शन दिया गया है? तो वन ऑफ द प्रोटेक्शन इज कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म इन ऑफिस। जब वो ऑफिस में रहेंगे तब कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगा। उसके बाद हो सकता है, जब वो ऑफिस से निकल जाए, जब वो डिमिट कर दे ऑफिस को, तब हो सकता है। देन कोई भी प्रोसेस फॉर अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर सेल इशू फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब उनको अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट नहीं किया जा सकता। ये चीज इसलिए नहीं की गई है कि हमें गवर्नर और प्रेसिडेंट को किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से, लायबिलिटी से दूर रखना है। ये चीज इसलिए की गई है क्योंकि उस पोस्ट की डिग्निटी को, महत्ता को दर्शाने के लिए कि जब हाईएस्ट ऑफिसर ही जेल में चला जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन इस सिचुएशन को इन्विसाज नहीं करता है। लेट्स लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट। द इमॉल्वमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ये कॉमन सेंस से भी सही लगता है कि भाई एक बार कोई बंदा आया ये देख करके कि हम गवर्नर बनेंगे तो 100 रुपये मिलेंगे मुझे, उसके बाद अगर जब वो ऑफिस में आ गया तो उसकी सैलरी आप कम कर दो, ये तो लॉजिकल नहीं लगती है बात, ठीक है। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेसिफिक प्रोविजन भी है जो कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस करके आर्टिकल 358 है, सॉरी 158 है। उस आर्टिकल में ये बात कही गई है कि द इमॉल्वमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। नाउ इस टाइप से कंडीशन ऑफ ऑफिस करके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं सबके बारे में आर्टिकल्स हैं एंड यू आर एडवाइज्ड कि सबके बारे में उनकी कंडीशन ऑफ ऑफिस आप पढ़ें। गवर्नर के बारे में पूछा गया, अगली बार प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जा सकता है, अगली बार किसी और के बारे में पूछा जा सकता है। या फिर जो नॉर्मल, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर बुक है लक्ष्मीकांत, उसमें भी जब भी कोई प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, किसी का भी चैप्टर शुरू होता है सबसे पहले वो कंडीशन ऑफ ऑफिस जरूर लिखते हैं। वो इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि कौन से आर्टिकल में प्रोविजन है। सो सारे आर्टिकल रट्टा नहीं मारने हैं, बट हाँ प्रोविजन क्या है ये रट्टा मारना है, ये समझना है। बेसिकली कैसे समझना है? क्योंकि एक ट्रेंड है, सिमिलर वर्डिंग वाली चीजें दूसरे डिग्निटरीज के लिए भी यूज की गई है। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो गया कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ 1 and 2। एंड देन आई वुड शेयर विद यू कि ये जो इमॉल्वमेंट्स shall not be diminished during the term of office, ये वाला प्रोविजन प्रेसिडेंट के लिए भी है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी है, सीएजी के लिए भी है,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए भी है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो मेंबर्स होंगे उनके लिए भी है, और गवर्नर के लिए भी है। तो सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं उन सब के लिए प्रोविजन ये सिमिलर किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर्स। नाउ जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रेसिडेंट के केस में, एवरी एक्सिक्यूटिव एक्शन इज टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के केस में ऑल दोज एक्सिक्यूटिव एक्शन वुड बी टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर। बट ये जो चीज है वो सिर्फ नाम के लिए है, प्रैक्टिकली इस पावर को इस्तेमाल करते हैं प्राइम मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट के केस में चीफ मिनिस्टर। सो एज सच गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, बट कुछ सिचुएशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन गवर्नर को दिए गए हैं, जहां पे डिस्क्रिशन का मतलब कि वो अपने मर्जी से जहां पे फैसले ले सकते हैं, न कि उनको सीएम के एडवाइस से काम करना है। तो जहां पे सीएम के एडवाइस से काम करना है वो उनका डिस्क्रिशन नहीं है। जो जिन मामलों में सीएम के एडवाइस की जरूरत नहीं है, सीएम के एडवाइस के विरुद्ध या उसके बिना भी वो फैसले ले सकते हैं, उनको हम बोलेंगे डिस्क्रिशनरी पावर्स। लेट्स लुक एट दिस। पहला कहता है कि प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए कोई रिपोर्ट भेजना है। ऑब्वियसली ये सीएम के एडवाइस से नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल में सीएम की ऑफिस चली जाती है। जब सीएम गवर्नमेंट को ही हटाना है, गवर्नमेंट को हटाने के लिए सीएम कैसे रिकमेंड करेंगे? तो ऑब्वियसली ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है। दूसरा, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, ये नहीं है। मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ओनली। ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। ऐसे भी आपने देखा होंगे ना कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो मीटिंग बुला करके वो अपने मिनिस्टर चूज करते हैं। इट्स नॉट द गवर्नर और प्रेसिडेंट हु डू दैट। अगर आपने न्यूज़ में भी देखा होगा तो भी आप ये फॉलो कर सकते हैं कि ये वाला काम तो गवर्नर का, या इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता है। ये आप हटाते ही आपका आंसर आ जाएगा। ये रूल आउट हो गया, ये रूल आउट हो गया, ये रूल आउट हो गया, हमारा आंसर आ गया। बट स्टिल 1 और 3 ओनली कह रहा है, तो थर्ड भी चेक करते हैं। थर्ड कह रहा है कि कुछ बिल्स को स्टेट लेजिस्लेचर के कुछ बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखना। नाउ बिल्स पे एसेंट देना है कि वीटो लगाना है, ये पावर गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर होता है। तो किस बिल को रिजर्व करना है ये भी डिस्क्रिशनरी पावर होगा। सो यस, दिस इज राइट। एट द सेम टाइम अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखेंगे तो अक्सर इस बात को लेकर के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में ठनी रहती है कि बिल्स को गवर्नर साइन क्यों नहीं कर रहे फटाक से। जब स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल्स को पास किया है तो गवर्नर को तुरंत से एसेंट दे देना चाहिए। तो ये डिस्प्यूट भी इस चीज को बताएगा कि यहाँ पे गवर्नर अपना डिस्क्रिशन यूज कर रहे हैं, इसीलिए सीएम और गवर्नर में डिस्प्यूट हो रहा है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है। सो हमारा आंसर क्या हो गया इस केस में? 1 और 3 ओनली। 4 गलत है, क्योंकि रूल्स फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस जो करना है वो देखो, जैसे पिछले वीडियो हमने देखा था प्रेसिडेंट ये करेंगे, उनके नाम पे बोला गया है, लेकिन ये काम प्रेसिडेंट क्यों करेंगे? ये डिस्क्रिशनरी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, गवर्नमेंट चलानी है। गवर्नमेंट किसको चलाना है? सीएम को, उनके मिनिस्टर्स को। तो ऑब्वियसली उसके लिए रूल कौन बनाएगा? सीएम और मिनिस्टर्स बनाएंगे। तो दैट्स व्हाई दिस कैन नॉट बी ए डिस्क्रिशनरी फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कमिटी ने सजेस्ट किया था कि जो गवर्नर होना चाहिए वो कोई इमिनेंट पर्सन होना चाहिए जो कि स्टेट के बाहर का हो और डिटैच्ड फिगर हो, जिसका पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ना हो, पॉलिटिकल लिंक ना हो। क्यों? क्योंकि जैसा हमने अभी पिछले न्यूज क्लिपिंग में देखा था, जब पॉलिटिकली एक्टिव को पर्सन गवर्नर बनता है तो वो इंटरेस्ट लेने लग जाता है स्टेट की चीजों में, और वहां पे कई बार सीएम के साथ टसल हो जाता है, अक्सर तब जब सीएम अलग पार्टी का हो और गवर्नर अलग पार्टी का हो। सो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि भाई गवर्नर ऐसे आदमी को बनाओ ना जिसका पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आर्मी के रिटायर्ड बंदे को बनाओ, जो सिविल सर्वेंट है उसको बनाओ, जो अच्छा स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर रहा हो उसको बनाओ, ठीक है, सम अदर पोस्ट से बनाओ जो कि पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। ये रिकमेंडेशन किसने दी थी? एंड द करेक्ट आंसर इज सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन पे बना था, उस कमेटी ने ये रिकमेंड किया था।
कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं जिनके रिकमेंडेशन आपको याद करने चाहिए। सरकारिया कमीशन, पुंचे कमीशन, ये लेटेस्ट कमीशन है जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन पे बना है। देन सेकेंड ARC एंड देन नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ARC काफी पुराना हो गया है, अब इसके रिकमेंडेशन पे अपना मत्था मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस हैं कि कोई क्वेश्चन आए। मे भी 2-3 साल आप दें अगर अटेम्प्ट, तो हो सकता है कभी आए, उसके लिए एनर्जी वेस्ट करना फ्रूटफुल नहीं है। सेकेंड ARC ने उन सारे एस्पेक्ट को कवर किया है जो फर्स्ट ARC ने कवर किया है, और इन कमिटी कमीशन के रिकमेंडेशन आप मेंस के पेपर में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला कह रहा है कि सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर फॉर 2 or more स्टेट्स एट द सेम टाइम। यह स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1956 में हुआ था, उसमें यह प्रोविजन किया गया है कि सेम पर्सन को हम 2 स्टेट का गवर्नर बना सकते हैं। और कई बार ऐसा होता भी है कि जब एक स्टेट के गवर्नर रिजाइन कर देते हैं तो अक्सर उनके नेबरिंग स्टेट के गवर्नर को एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया जाता है कि आप बगल वाले स्टेट का भी देखिए जब तक कि हम अगले गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। तो दिस इज ए कॉमन प्रैक्टिस। अगर आपने न्यूज़ भी देखा होगा तो भी आप इसको गलत कर देंगे। नेक्स्ट, कि हाई कोर्ट के जज को गवर्नर अपॉइंट करते हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। पिछले वीडियो में भी देखा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजेज का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। रिमूवल भी पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। सो द गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट हैज नो रोल इन आइदर अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ठीक है। नेक्स्ट, नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज पोस्ट। ये वाली बात सही है। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल सिंपल सा ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 156, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर सर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इस टर्म का मतलब होता है कि जब तक प्रेसिडेंट को अच्छा लग रहा है, जब तक प्रेसिडेंट की नजरों में आप उस पद के लायक हैं, तब तक आप रहेंगे। जिस दिन प्रेसिडेंट को लगेगा कि नहीं अब आप इसके लायक नहीं है, प्रेसिडेंट आपको हटा सकते हैं। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इनको कभी भी हटाया जा सकता है, और सेम गवर्नर के साथ होता है। गवर्नर को अक्सर ये बोला जाता है गवर्नर्स आर यूज्ड एज पॉलिटिकल फुटबॉल। जब भी सरकार बदलती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर नए पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आती है तो सारे पुराने गवर्नर को हटा करके नए गवर्नर ले आती है वो। अगेन यहां पे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वर्ड यूज किया हुआ है, लेकिन इस पावर को इस्तेमाल कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ही इज द डिफैक्टो हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट का ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। आंसर हमारा सी हो गया, हमारा करेक्ट आंसर है। बट वी शुड ऑल्सो लुक एट द डी कि डी गलत है कि नहीं है। तो डी में क्या गलत है? डी कह रहा है कि यूनियन टेरिटरी के केस में, जिन यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव सेटअप है, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट। इन केसेस में जो सीएम का अपॉइंटमेंट होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा ना हो करके प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल सिर्फ ओथ दिलाने भर तक का होता है। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आंसर हमारा सी हो गया। देयर आर फ्यू अदर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जो कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होल्ड करते हैं गवर्नमेंट, जैसे कि मिनिस्टर्स
और अगेन जैसा मैंने बोला आपको, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर होगा। ये एक्चुअल में पावर इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर करेंगे। तो जब तक ये मिनिस्टर ऐसे आसानी से, ऐसे इज्जत से प्राइम मिनिस्टर की बात सुन रहे हैं, तब तक ये मिनिस्टर हैं। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर का मन हुआ कि नहीं नहीं ये वाला बंदा जो है अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये दोनों यहां से हट जाएंगे। देन अटॉर्नी जनरल, गवर्नर एंड इवन सिविल सर्वेंट्स। तो इन चारों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ये लिखता है कि दे विल बी इन ऑफिस टिल दे एंजॉय प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सिमिलर चीज गवर्नर के लिए भी होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल होंगे, और स्टेट गवर्नमेंट के जो सिविल सर्वेंट होंगे, वो भी प्लेजर ऑफ गवर्नर पे होल्ड करेंगे ऑफिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द सेंटर शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। नहीं, यहां पे होगा हाउस ऑफ पीपल। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि इट इज द हाउस ऑफ पीपल वेयर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू प्रूव मेजॉरिटी। तो ये वर्डिंग यूज किया गया इस चीज के लिए कि मतलब जो हम लोग जानते हैं कि आपको मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है लोकसभा में, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने इस भाषा में लिखा है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। It again emphasizes the importance of reading the bare text of constitution. bare text में किस तरीके से जो जानकारी आपको है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। देन अगेन पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, आंसर हमारा वहीं पे आ गया बी। लेकिन हमें देख लेना है कि सेकेंड और थर्ड सही है कि नहीं है, जस्ट फॉर द प्रिकॉशन पर्पस। लेट्स सी, यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अभी अभी तो हमने देखा है कि मिनिस्टर्स भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होल्ड करते हैं, सही बात है। देन प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। यस, इसका प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। देखो भाई, सारा बिल फट रहा है प्रेसिडेंट के नाम पे, मजे कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बोला कि चलो कम से कम इतना करो कि बिल फाड़ने से पहले उस बंदे को बता दो कि भाई कौन सा हम लेजिस्लेशन लेकर के आ रहे हैं, क्या क्या फैसले कैबिनेट ने लिए हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होगी कि वो प्रेसिडेंट को दे। और इसके अलावा जो कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट मांगेंगे वो भी प्राइम मिनिस्टर को देना पड़ेगा, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। सो ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। हमारा आंसर हो गया बी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस बात के लिए है कि प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा का मेंबर ये होना चाहिए या राज्यसभा का होना चाहिए, या फिर दोनों में से किसी का नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? दैट जो गवर्नमेंट होगा, जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, वो सारे पार्लियामेंट के मेंबर होंगे। पार्लियामेंट के मेंबर होंगे तो किसी भी हाउस के हो सकते हैं, जैसे कि पिछले प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर थे। अभी भी कई सारे मिनिस्टर हैं जो राज्यसभा के मेंबर हैं, एस जयशंकर हैं जैसे कि। सो लोकसभा या राज्यसभा दोनों के मेंबर हो सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन से ही डी ऑप्शन कट गया। तो ये लग रहा है कि मस्ट बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। सो नॉर्मली ये स्टेटमेंट सही है, बट आपको ना ए बी और सी भी पढ़ो तो ये उस सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर कोई बंदा जिस समय वो शपथ ले रहा है उस समय नहीं है किसी भी हाउस का मेंबर, तो उसके लिए प्रोविजन किया गया है कि स्टिल वो शपथ ले सकता है, बट 6 महीने के अंदर उससे आइदर ऑफ द टू हाउसेस का मेंबरशिप ले लेना होगा। अगर 6 महीने के अंदर वो दोनों में से किसी हाउस का मेंबर नहीं बनता है तो ही मस्ट रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। इस कंटेक्स्ट में हम देखेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत है कि ही मस्ट बी ए मेंबर। ये स्टेटमेंट सही है कि अगर वो मेंबर नहीं है, नीड नॉट नेसेसरली बी ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 months। ये वाली बात सही है। यहां पे बोल रहे हैं कि मस्ट बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, ये तो ऐसे ही गलत है। ही कैन बी मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द टू हाउसेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मिनिस्टर्स के बारे में है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। वेल, मिनिस्टर्स ये 4 कैटेगरी के होते हैं, ये वाली बात सही है, और कैबिनेट मिनिस्टर्स को कलेक्टिवली कैबिनेट बोला जाता है, ये भी बात सही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी चर्चा नहीं करता है। तो ये इस बात को रेखांकित करता है कि अगेन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर टेक्स्ट पढ़ने हैं कि व्हाट इज देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज देयर जो कि दूसरे लॉज या कस्टम या कन्वेंशन से आए हैं। ये ब्रिटिश कन्वेंशन को इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा रहा है और ये एक एक्सिक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू आया है। इसमें कोई लॉ भी पार्लियामेंट ने पास नहीं किया है कि ये 4 रैंक के मिनिस्टर्स होंगे। देन द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%। ये वाली बात सही है। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। इसको हम सेकेंड एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन को 91st अमेंडमेंट के द्वारा स्ट्रेंथन किया गया था। डिफेक्शन मतलब कि अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाना। तो ये काम जो लोग करते हैं उसका एक प्राइमरी रीजन था कि मिनिस्टर का पोस्ट का लालच दे दो कि भाई तुम वो पार्टी छोड़ के मेरी पार्टी में आ जाओ, मैं तुम्हें मिनिस्टर बना दूंगा। तो इसीलिए लिमिट लगाया गया कि मिनिस्टर आप 15% से ज्यादा लोगों को नहीं बना सकते। तो अगर 100 है असेंबली के स्ट्रेंथ तो 15 ही मिनिस्टर होंगे। लोकसभा के केस में 543 है स्ट्रेंथ, तो 543 का 15%, इतने ही मिनिस्टर बन सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारा आंसर हो गया 2 ओनली। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो कि आज के वीडियो में हम लेंगे, इट इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं आता था क्योंकि ये मोस्टली हम लोग पढ़ते नहीं हैं। एंड आई वुड एडवाइस कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए एकदम बाउंसर टाइप का तो उसको लीव कर देना चाहिए। हमें 200 में 200 नहीं लाने हैं। यू मस्ट बी नोइंग राहुल द्रविड़, ही वाज अ फैंटास्टिक टेस्ट क्रिकेटर and the primary reason he was good is he knew which ball to play and which ball to leave, and these are the balls which are swinging outside of stump delivery और इसको छोड़ देना चाहिए। बट हम इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं कि फैक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, पता चले हमें। एन गोपाला स्वामी अयंगर कमेटी 1950 में बनी थी और इस कमेटी ने रिकमेंड किया था 1950 मतलब कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना है, अभी पहला इलेक्शन भी नहीं हुआ है, उस समय कैसी सरकार होनी चाहिए, किस टाइप से गवर्नमेंट का सेटअप होना चाहिए, उस पे कमेटी बनी थी। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स होने चाहिए और इन डिपार्टमेंट को सेक्रेटरी के द्वारा हेड किया जाना चाहिए। ये सेक्रेटरी कौन होंगे? तो ब्यूरोक्रेट होंगे, मतलब आईएएस लोग होंगे। इन डिपार्टमेंट के ऊपर मतलब 3-4 डिपार्टमेंट मिला करके एक मिनिस्ट्री बनाई जाए और उस मिनिस्ट्री को कौन हेड करेंगे? तो मिनिस्टर्स हेड करेंगे। ये रिकमेंडेशन दिया था एन गोपालास्वामी अयंगर कमेटी ने। बट इस कमेटी ने कोई ऐसी स्पेसिफिक बात नहीं करी थी कि एक मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए बना दिया जाए, कि एक मिनिस्टर और एक सेक्रेटरी बना दिया जाए। दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। इनफैक्ट देयर वाज दिस पर्सन नेम एप्पल बाई, उसने इस टाइप का रिकमेंडेशन पहली बार किया था दैट एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होना चाहिए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म शुड बी ए परमानेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट। देन 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एआरसी, जो एआरसी फर्स्ट एआरसी थी 1966 में, एंड इट वाज प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर चार्ज। एक्चुअली इट वाज प्लेस्ड अंडर कैबिनेट सेक्रेटारिएट, और जो कैबिनेट सेक्रेटारिएट होता है वो प्राइम मिनिस्टर के चार्ज के अंदर आता है। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि इट वाज प्लेस्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर चार्ज। दिस इज करेक्ट। सो हमारा आंसर हो गया 2 ओनली। सो
डेफिनेटली पिछले कुछ टाइम में थोड़ा सा यूपीएससी अनकन्वेंशनल डोमेन में घुस रहा है। सो आपको कुछ मिनिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है उनका कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट पहले थे पार्ट, कौन से डिपार्टमेंट निकाल के दूसरे मिनिस्ट्री में मर्ज कर दिए गए, इसका ट्रैक भी रखना चाहिए। खास करके अगर करंट अफेयर में कोई ऐसी चीज़ें हो रही है तो वो तो ट्रैक हमें डेफिनेटली रखना चाहिए। सो दैट्स ऑल दैट वी हैड इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसमें जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो यूजफुल लगी है, तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो जब हम बनाएं तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चले जाए। अब हम शुरू करेंगे पार्लियामेंट के चैप्टर, और पहले चैप्टर में जो जनरल इन्फॉर्मेशन जो डिफरेंट ऑफिस बियरर्स के बारे में होंगे, उन पे जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं उनको डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं।